नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, हम यहाँ पे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान का संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे हम एक तरफ से यहाँ पे नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी हम यहाँ पे नोट्स बना रहे हैं उससे संबंधित जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, उनके भी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक तो देने में सहूलियत होगी और साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी। और आपको यहाँ पे मैं जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन ला रहा हूँ वो मैं जो कि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं यूके ट्रिपल एससी के या उत्तराखंड के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं उत्तराखंड जीके के, वही मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ। और यहाँ पे जो एमसीक्यू क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूँ। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ रखे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हो और इसकी पीडीएफ फाइल वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, या आपको ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन और जो भी हम यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सारे नोट्स और एमसीक्यू क्वेश्चन आपको हमारे उत्तराखंड जीके ऐप में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके ला रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप में आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के संपूर्ण नोट्स, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड साथ ही साथ उत्तराखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दे रखा है, उसके थ्रू आप हमारे उत्तराखंड जीके ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस ऐप का आप लुत्फ उठाइए। दोस्तों, आज मैं आपको पंवार वंश एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट 2 यहाँ पे आपके ला रखा हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1 ला चुका हूँ। यदि आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैं पंवार वंश का जो सिलेबस है कंप्लीट करा चुका हूँ। और यदि आपने वो सारी वीडियो जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे पंवार वंश के, वो सारे अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको जो ये सारे क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, इनको करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए यदि आपने वो नोट्स अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से उनके नोट्स बनाए होंगे। ये सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू में क्वेश्चन लाता हूँ, सारे क्वेश्चन पिछली जो एग्जाम में पूछ जाते हैं वही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। किस परमार वंशीय राजा की तुलना सम्राट अशोक से की जाती है? ऑप्शन फतेहपत शाह है, पृथ्वीपत शाह है, अजयपाल है, कनकपाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी अजयपाल, जो कि एक क्या है, सबसे शक्तिशाली शासक भी माना जाता है पंवार वंश का अजयपाल को। और इसकी तुलना की जाती है सम्राट अशोक से। अभी क्यों की जाती है? क्योंकि जैसे कि जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध जीता था तो उसके सामने उसके बाद कलिंग युद्ध के बाद उसके मन में इतना परिवर्तन आ गया था कि उसने उसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा और फिर उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसी प्रकार यहाँ पे जब अजयपाल ने 52 गढ़ों को जीता था तो इन उनमें से एक गढ़ का राजा था कप्पू चौहान, जिसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की और फिर उस वो वीरगति को प्राप्त हो गया था। इसलिए अजयपाल का मन इतना द्रवित हो उठा और युद्ध से इतना हट गया था कि उसने अंत समय में गोरखनाथ धर्म अपना लिया था और युद्ध करना छोड़ दिया था। तो इसी प्रकार प्रकार यहाँ पे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, उसी प्रकार अजयपाल ने यहाँ पे गोरखनाथ पंथ अपनाया। तो इसीलिए अजयपाल की तुलना की जाती है सम्राट अशोक से। क्वेश्चन नंबर 2 है, चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति या वंश के थे? किस जाति वंश के थे? ऑप्शन नागवंश, सजवान, रमोला या सूर्यवंशी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, सूर्यवंशी थे कौन? चांदपुर गढ़ के शासक। अब जो चांदपुर गढ़ का जहाँ से शुरुआत हुई थी, कनकपाल ने जो परमार वंश की स्थापना की थी वो चांदपुर गढ़ से की थी। और चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप और उसने अपनी पुत्री का विवाह कराया था कनकपाल से। और इस प्रकार वहाँ पे चांदपुरगढ़ जो कि चमोली में स्थित है और चांदपुरगढ़ से ही पंवार वंश की शुरुआत हुई थी, यानी पंवार वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, सारोला ब्राह्मण प्रथा व धूली पाथा पैमाना, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, किस राजा ने शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजयपाल ने यहाँ पे सारोला ब्राह्मण प्रथा तथा धूली पाथा पैमाना की शुरुआत की थी। अब ये सारोला ब्राह्मण प्रथा क्या है? जैसे कई जो ब्राह्मण लोग हैं, जो उस जाति के लोग माने जाते हैं जिनको, तो वो क्या करते हैं कि जब शादियों में जाते तो वहाँ भोजन नहीं करते, यानी खाना नहीं खाते। वो ये सोचते कि हम तो बड़ी जाति के लोग हैं। इसलिए यहाँ पे अजयपाल ने क्या किया कि जो ब्राह्मण हैं वही शादियों में खाना बनाएंगे। आपने आज अभी भी देखा हो गढ़वाल में क्या होता है कि जब शादी समारोह होता है तो उसमें खाना कौन बनाते हैं? ब्राह्मण बनाते हैं, ताकि जो भी ब्राह्मण लोग हैं वो उनके हाथ का खाना खा सकें। क्योंकि ब्राह्मण लोग जनरली जो चावल होते हैं, यानी जो क्या होता है, धान होता है, वो क्षत्रियों के हाथ का नहीं खाते हैं। इसलिए वहाँ पे ब्राह्मण वहाँ पे शादी समारोह में खाना बनाते हैं ताकि सभी उस शादी समारोह में भोजन कर सकें। और जो दूसरी प्रथा वो है धूली पाथा पैमाना। तो आपने गढ़वाल में सुना होगा एक पाथा, जो कि जिसका माप कितनी होगी, लगभग 2 केजी के बराबर इसकी माप होती है। तो इससे ये एक पैमाना था, इससे अनाज को क्या करते, नापते थे या अनाज तोलते थे। या कुल मिला के जो उस टाइम क्या करते, एक मापक था ये,
धूलि जो पा था पैमाना है, पा था एक मापक था धान मापने का, गेहूं मापने का, किसी भी चीज़ मापने का। तो ये प्रथा किसने शुरू की थी? सावला ब्राह्मण प्रथा और धूलि पा था पैमाना अजय पाल ने यहाँ पे शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहलोल लोधी, जो कि लोधी वंश का संस्थापक था। इस टाइम ये दिल्ली सल्तनत का शासन, जो दिल्ली सल्तनत में जो मतलब दिल्ली में लोधी वंश का वहाँ पे क्या था, शासन था। तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था और बहलोल लोधी ने ही यहाँ पे बलभद्र शाह को शाह की उपाधि, क्योंकि इससे पहले जो पंवार वंश के शासक थे वो कनकपाल, अजयपाल, इनके पीछे क्या है, शाह नहीं लगता था। लेकिन बलभद्र शाह ऐसा शासक था जिसके नाम के पीछे सर्वप्रथम शाह लगा। इसलिए कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्रथम शाह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी परमार वंश में? तो वो की थी बलभद्र शाह ने। तो बलभद्र शाह को शाह की उपाधि बहलोल लोधी ने दी थी। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे जहांगीरनामा में ज्योतिराय कवि का उल्लेख मिलता है, वह है। तो जहांगीरनामा जो कि जहांगीर की लाइफ के बारे में बताती है। जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र है और उसकी एक पुस्तक है जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा में मिलता है एक कवि का उल्लेख ज्योतिक राय का, जो कि गढ़वाल से संबंधित है। तो वो कौन से हैं? भरत कवि हैं, रतन कवि हैं, मात्रा में रामचंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो है भरत कवि। भरत कवि जो कि गढ़वाल के शासक मान शाह के कहते हैं राजकवि थे और इनका उल्लेख जहांगीरनामा में भी देखने को मिलता है। जहांगीरनामा में इनको क्या कहा गया है? ज्योतिक राय कवि के नाम से जाना जाता है। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रानी कर्णावती, जो कि पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। क्वेश्चन कई बार पूछ जा चुका है। और रानी कर्णावती को यहाँ पे नाकटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने मुगलों की सेनाओं के नाक काटे थे जब मुगल ने यहाँ पे गढ़वाल पर आक्रमण किया था। और रानी कर्णावती के पति का नाम था यहाँ पे मानशाह और महिपत शाह, और महिपत शाह के पुत्र थे यहाँ पे पृथ्वीपत शाह। और महिपत शाह ने ज़्यादा साल तक मतलब 3 या 4 साल तक शासन किया और उसके बाद इनकी जल्दी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका अल्प आयु का पुत्र, मतलब जो छोटी आयु का था उस टाइम, लगभग ये बैठा था 7 या 8 वर्ष की उम्र में, वहाँ पे राजा बनता है पृथ्वीपति शाह। तो इस कारण यहाँ पे रानी कर्णावती उसकी संरक्षिका के रूप में कार्य करती है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे किस परमार वंश शासक के दरबार में 9 रत्न थे? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन है फतेहपति शाह। जैसे कि अकबर जो शासक था दिल्ली का, अकबर सम्राट, उसके शासनकाल में थे 9 रत्न। उसी प्रकार यहाँ पे फतेहपति शासक जो गढ़वाल का शासक था उसके शासनकाल में भी यहाँ पे 9 रत्न थे। आपको नोट करना है, कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? देखो प्रदीप शाह मात्र कितने वर्ष की उम्र में राजगद्दी पर बैठा? 5 वर्ष की उम्र में। इसलिए इसकी भी एक संरक्षिका थी और वो थी राजमाता जिया कनकदेई। इसका बी ऑप्शन राइट है। रानी कर्णावती थी पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका और जिया कनकदेई थी प्रदीप शाह की संरक्षिका। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे सिख गुरु राम राय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए थे? तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है, महिपत शाह ने। महिपत शाह ने सिख गुरु राम राय को 3 गांव दान दिए थे और ये कहाँ दिए थे? देहरादून में इन्होंने ये गांव इन्होंने दान किए थे। और इसीलिए देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा? कि देहरा का मतलब होता है ढेरा, मतलब गुरु का क्या था वहाँ? ढेरा। गुरु ने वहाँ पे जो 3 गांव बसाए थे वहाँ गुरु का ढेरा था, तो इसलिए वहाँ का नाम देहरा पड़ा। और दून तो उसका नाम खैर बाद में पड़ा, तो इसलिए उसको देहरादून कहा गया। तो जो महिपत शाह ने 3 गांव दान दिए थे सिख गुरु राम राय को, कहाँ दिए थे? देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे किस परमार वंश के शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? तो हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, वो क्या था? ललित शाह को। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और फिर ललित शाह ने हराया था वहाँ पे जो कौन था? मोहन सिंह रौतेला, यानी मोहनचंद के नाम से जो राजा था कहाँ पे? कुमाऊं में। मोहनचंद उनका नाम था और उसको हराया था ललित शाह ने। और फिर ललित शाह ने अपने पुत्र, ललित शाह के थे 4 पुत्र, तो उनमें से उसने जो द्वितीय पुत्र था उसका प्रद्युम्न शाह, उसको कुमाऊं का शासक बनाया। इसलिए कहा जाता है कि प्रद्युम्न शाह ऐसा शासक था जिसने कुमाऊं और गढ़वाल दोनों पर शासन किया था। उसके बाद कुमाऊं के बाद उसने फिर गढ़वाल में शासन किया था। तो ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है गढ़वाल में परमार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी कनकपाल ने। आपको ज्ञात होगा, बी ऑप्शन इसका राइट है। पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है गढ़वाल अपने विकास के चरमतम बिंदु पर किस शासक के शासनकाल में पहुंचा? तो ये पहुंचा था, इसका सी ऑप्शन राइट है, सहजपाल के शासनकाल में। क्योंकि गढ़वाल में यहाँ पे ऐसे कई विकास इन्होंने किए थे और जो गढ़वाल है अपने विकास के चरमतम बिंदु पर सहजपाल के शासनकाल में पहुंचा था। किस परमार वंश के शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ी थी? तो ये जोड़ी थी बलभद्र शाह ने। इसका डी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। और बलभद्र शाह को ये उपाधि थी बहलोल लोधी ने, जो कि लोधी वंश का
संस्थापक था। तो बहलोल लोधी ने बलभद्र शाह को ये उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे किस शासक को गौरवभंजन की उपाधि दी गई है? तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन राइट है, महिपत शाह को यहाँ पे गौरवभंजन की उपाधि दी गई है। और एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा था कि गौरवभंजन की उपाधि किसको दी गई है, तो वो दी गई है माधो सिंह भंडारी को, जो कि महिपत शाह का एक प्रमुख सेनापति था। तो माधो सिंह भंडारी को दी गई है गौरवभंजन की उपाधि और महिपत शाह को दी गई है गौरवभंजन की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 15 है, मुगल शाहजादा दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को किस पंवार शासक ने आश्रय दिया था? तो ये दिया था यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट है, पृथ्वीपति शाह ने मुगल शाहजादा दारा शिकोह का जो पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसको यहाँ पे क्या दिया था? आश्रय दिया था। जो दारा शिकोह था वो था शाहजहाँ का पुत्र और दारा शिकोह का भाई था औरंगजेब। तो इनके बीच जब क्या हो जाती है, युद्ध होना शुरू हो जाता है सिंहासन पाने के लिए, तो फिर दारा शिकोह की हत्या कर देता है औरंगजेब। और फिर औरंगजेब दारा शिकोह के पुत्र जो कि सुलेमान शिकोह है उसको भी मारना चाहता है, ताकि ये क्या ना करे, ये फिर मेरे विपक्ष में खड़ा ना हो जाए। इसलिए यहाँ पे उसको भी मारना वो चाहता था, लेकिन इसलिए सुलेमान शिकोह यहाँ पे श्रीनगर भाग जाता है, जिसको संरक्षण कौन देता है? पृथ्वीपति शाह, जो कि गढ़वाल वंश का उस टाइम शासक था। क्वेश्चन नंबर 16 है, गोरखों ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम कब आक्रमण किया था? देखो, गोरखों ने सर्वप्रथम वैसे तो कुमाऊं पर 1790 पर आक्रमण किया था, और कुमाऊं में सत्ता स्थापित करने के बाद उन्होंने गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण किया था 1791 में। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फिर 1791 में ये जब आक्रमण करते हैं तो तब तक नेपाल में चीन आक्रमण कर देता है और उसके बाद इनको पीछे हटना पड़ता है। और फिर ये 1803 में दोबारा आक्रमण करते हैं और 1804 में यहाँ पे गढ़वाल में सत्ता स्थापित करते हैं प्रद्युम्न शाह को हराकर। क्वेश्चन नंबर 17 है, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? तो जो टिहरी रियासत का प्रथम राजा था वो था सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह के पिता का नाम था प्रद्युम्न शाह, और प्रद्युम्न शाह 1804 में खुड़बड़ा नामक मैदान में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं गोरखाओं के साथ जब वो युद्ध लड़ते हैं। और उसके बाद इनका पुत्र सुदर्शन शाह अंग्रेजों से मदद लेता है और 1815 में वो टिहरी रियासत पर राज्य करता है, मतलब टिहरी रियासत का प्रथम राजा बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, देखो ये सारी डिटेल्स मैंने वैसे जो मैंने आपको इससे पहले पंवार वंश पढ़ाया है उसमें सारी डिटेल्स आपको डीपली मैंने वहाँ पे पढ़ा रखा है। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियो को अच्छे से देखिए और अच्छे से आप उनको नोट्स बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है। पिछली बार हाईकोर्ट ग्रुप सी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये की थी प्रताप शाह ने, इसका बी ऑप्शन राइट है। प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का इनको श्रेय जाता है। इनके शासन के लिए बहुत सी ऐसी घटनाएं भी हुई थी जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे, भारत के स्वतंत्र होते समय टिहरी का राजा कौन था? तो ये था यहाँ पे मानवेंद्र शाह, इसका सी ऑप्शन राइट है। मानवेंद्र शाह जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और जो मानवेंद्र शाह का जो शासनकाल था वो था वहाँ पे इन्होंने 1946 से और 1949 तक, तो 47 में भारत आज़ाद हुआ था तो 46 से 49 तक इनका शासनकाल था। और फिर टिहरी जब विलय हुआ था भारत में वो हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाता है एग्जाम में। तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हुआ था उत्तर प्रदेश के एक जिले के रूप में, यानी भारत में उसका विलय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे कम समय तक किस परमार वंश के शासक ने शासन किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप शाह ने लगभग मात्र 3 या 4 मंथ के टाइम में इन्होंने शासन किया था, लगभग 3 या 4 महीनों इन्होंने राजगद्दी संभाली थी। तो ये तो हो गए आज के 20 प्रमुख क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। या ये सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ आपको हमारे ऐप में, उत्तराखंड जी के ऐप में मिल जाएगा। तो अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।